नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने से इनपुट की बाद डीजीपी मुख्यालय ने यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें 5 जिले में विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरपुर को खास तौर पर अलर्ट किया गया है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता अधर रस्तोगी जुड़ चुके हैं। अधर, इस मामले में क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए आयुषी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने के इनपुट के बाद से हालांकि पूरा देश में हाई अलर्ट जारी है और जितने भी पूरे देश में सूबे हैं सभी के पुलिस मुखिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो है खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो है कुछ जिलों को चिन्हित किया है जिनमें विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली जैसे शहर। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली से आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए इनामुल हक को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगातार यूपी एटीएस ने रविवार को उसके 25 वर्षीय साथी सलमान खुर्शीद वानी को कश्मीर के रामबन से गिरफ्तार किया और लगातार अब बरेली में जो है ये बात साफ हो चुकी कि आतंक की नर्सरी को तैयार किया जा रहा है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस ने विशेष तौर पर स्लीपिंग मॉड्यूल जो है आतंकी संगठनों का इस पर नजर रखनी शुरू कर दी है और इनके स्लीपिंग मॉड्यूलों को तलाशा जा रहा है क्योंकि ये लोग आम लोगों में घुल मिल के रहते हैं और इसीलिए जो है इनकी गिरफ्तारी और इनको पहचानना काफ़ी मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि वानी जो पकड़ा गया उसने बागपत के एक इंस्टीट्यूट में इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग ली थी और इसी दौरान वह युवाओं को जिहाद के नाम पर बरगलाता था। साथ ही साथ ये लोग खास तौर पर जो है कम उम्र के युवाओं को जो है जिहाद के नाम पर बरगला रहे हैं और इसीलिए शायद डीजीपी यूपी ने उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखते हुए खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व तमाम जानकारी के लिए। तो आगे इस मामले में और क्या अपडेट होगी इस पर हम आपको साझा करते रहेंगे। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। यूपी में ठीक होकर घर जाने वाले कोरोना मरीजों का जो प्रतिशत है वो 63.31 हो गया है। वहीं आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी में कोरोना की पुष्टि हुई है। आपको बता दें इससे पहले सपा के विधायक ललई यादव और उनके परिवार के 4 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं राम गोविंद चौधरी की पीजीआई में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि कल राम गोविंद चौधरी मेदांता में भर्ती हुए थे। उनका आज कोरोना टेस्ट हुआ जिसके बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन किया गया था। लॉकडाउन में सभी काम पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। लॉकडाउन में परिवहन विभाग के भी सभी काम बंद कर दिए गए थे। वहीं लॉकडाउन में मिली राहत में परिवहन विभाग के कुछ काम अब शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन लाइसेंस के काम पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई थी, जिसके बाद आज परिवहन विभाग में लाइसेंस का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें लाइसेंस की ऑनलाइन वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा था, जिसकी वजह से लाइसेंस के कामों को रोक दिया गया था, जिसके बाद आज लाइसेंस का काम परिवहन विभाग ने शुरू कर दिया है। आपको बता दें गाजियाबाद के परिवहन विभाग में लोग अपने कामों को कराने के लिए पहुंच रहे हैं। 25 मार्च से लाइसेंस लॉकडाउन के समय परिवहन की सारी सेवाएं बंद कर दी गई थी और 16 मई से वाहन की सेवाएं खोली गई थी। लाइसेंस की सेवाएं बंद थी, लेकिन अब एक सप्ताह पूर्व से लाइसेंस की सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। केवल लर्नर लाइसेंस की सेवा नहीं प्रारंभ की गई है, बाकी परमानेंट लाइसेंस, डुप्लीकेट, रिन्यूअल, ये सभी प्रकार के लाइसेंस की सेवाएं प्रारंभ कर दी गई। वही परिवहन विभाग में लाइसेंस का काम शुरू होने से लोगों को राहत है। जिन लोगों के लॉकडाउन में लाइसेंस से जुड़े काम रुक गए थे वो अपने रुके हुए काम को फिर से पूरा करा सकेंगे। रुक करते अपनी अगली खबर की तरफ। खबर यूपी के गोंडा जिले से, जहां अपराधियों के अंदर कानून का जरा सा भी खौफ नहीं रहा। एक के बाद एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जी हां, कटरा बाजार थाना अंतर्गत 4 दिन के भीतर हत्या की दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कटरा बाजार थाना अंतर्गत राजगढ़
कोरिनपुरवा गांव में रविवार रात दबंगों ने गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। बताया जा रहा है, जानकारी के मुताबिक दबंगों और मृतकों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके बाद गांव के बगल के ही कुछ लोगों से तालाब और जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन था। उसी को लेकर दूसरे पक्ष ने रविवार रात रामचंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला सर ये बाकी तालाब का था सर। वो आज रात में सो रहे थे पिताजी, ये तीनों लोग गोली से मार दिए उनको। हम लोग जब सुने लेकर के चले सर, उनकी हालत बहुत गंभीर थी सर। हम लोग लेकर के चले उनको, जब तक वो दम तोड़ दिया। और ये बाकी तालाब का सर मामला था, मुकदमाबाजी चल रही थी। किससे चल रही थी? रामचंद्र से, रामदास, नान बाबू, राजू से सर। बाकी तालाब के बारे में है न, आज रात का हमारे परिवार का गोली दाग दी। राजू, नान बाबू और रामदास, 3 जन। और राजू का हम चिन्ह लिए। कई बजे रात की घटना हुई? 12:20 पर मारी, 12 बज गया। थाना कटरा बाजार अंतर्गत एक गांव है राजगढ़ अमीनपुर। इस गांव के एक बुजुर्ग रामचंद्र, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष थी, इनकी रात्रि में फायर आर्म इंजरी से हत्या कर दी गई है। इनके जो पुत्र है, उन्होंने तहरीर दी है, उसमें 3 लोग नामित हैं। इस घटना का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो 3 व्यक्ति नामित हैं उनसे उनको साक्ष्य संकलन करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी पीएम इत्यादि की जो पुलिस कार्रवाई है वो की गई है। गोली मार के हत्या हुई। फिलहाल तो मछली का एक तालाब है, मछली पालती है उसमें, उसके मछली पालन का जो पट्टा है उसको लेके बताया कि कुछ लोगों से, अपनी ही बिरादरी के लोगों से उनका विवाद था, उन्हीं को उन्होंने नामित किया है और उनको अभी हिरासत में लेके पूछताछ की जाएगी। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching.